कह किसको हम लोग नॉन मेटल कहते हैं? तो नॉन मेटल कहते हैं हम लोग जिसको जो मेटल जैसा उसका बिहेवियर नहीं हो, जिसको इलेक्ट्रॉन को रिसीव करे, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेगा तो उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। तो रिसीव करेगा तो निगेटिव चार्ज, मतलब डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो इसमें से कौन कौन सा जो है नॉन मेटल का है? तो नॉन मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, डोनेट नहीं करता है, ठीक है, डोनेट नहीं करता है, सिर्फ ए और बी है। हम लोग का चैप्टर है नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, इसको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे। कह नॉन मेटल में जो मेटल जैसे चमक क्यों नहीं होता? तो कह रहा है कि नॉन मेटल में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नॉन मेटल के बारे में इसमें से कौन सा जो एक सही नहीं है? पहला तो कह रहा है मेलिएबल डक्टाइल जो है नॉन मेटल नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि बैड कंडक्टर होता है, जनरली बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। उसको जब हम किसी से चीज़ से मारते हैं तो उसमें से कोई साउंड नहीं आता, ये बात भी सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है इसका डेंसिटी जो है मेटल से ज़्यादा होता है। डेंसिटी, ये बात गलत हो गया, डेंसिटी से का मेटल से ज़्यादा नहीं होता है, डेंसिटी मेटल से ज़्यादा नहीं होता है। और वो पहले नॉन मेटल को पहले फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद इसको आगे करेंगे। पीरियोडिक टेबल में 22 गो है टोटल जो है कि नॉन मेटल है, टोटल 22 गो है। रूम टेम्परेचर पर ज़्यादातर जो नॉन मेटल है वो या तो सॉलिड है या फिर गैस है, Hg सॉलिड है या फिर गैस है। लिक्विड में कौन कौन है? तो ब्रोमीन जो है वो इकलौता महाशय जो है लिक्विड में है, नहीं तो ज़्यादातर जो है या तो सॉलिड है या फिर गैस है। गैस वाला सबसे इंपॉर्टेंट कौन होगा? तो फ्लोरीन जी और क्लोरीन जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फ्लोरीन क्लोरीन। और बाकी समय में जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब गैस वाला, इन्हीं में फ्लोरीन क्लोरीन के से जो ब्रोमीन आता है वो लिक्विड वाला हो जाता है। सॉलिड मतलब में वही हो गए, वही बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सब जो है सॉलिड में हो गया। देखिए ज़्यादातर नॉन मेटल चमक नहीं होता, उनमें जो डल होता है सबका सब डल होता है। किसको छोड़कर? तो Gi को छोड़ो, Gi का रेस्पेक्ट है, जी छोड़िए, जी यानी ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन के पास जो है चमक होता है, बाकी सब जो होता है वो डल होता है, यानी उस पर कोई चमक नहीं होता है। ये ना ही ये मेलिएबल होता है और ना ही जो है डक्टाइल होता है, यानी कि जैसे ही हम लोग हैमर से हथौड़ा से मारेंगे तो आसानी से तो टूट जाता है। इसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं, इसको हम लोग इस प्रॉपर्टी को जो ब्रिटल कहा जाता है। मेलिएबल नहीं होता है, डक्टाइल नहीं होता है, आसानी से हथौड़े से मारेंगे टूट जाता है, यानी ब्रिटल होता है, इसको ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल। जनरली नॉन मेटल जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है पुअर कंडक्टर होते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ है। एक होते हैं हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन को सबसे पहले, हाइड्रोजन जो है वो है नॉन मेटल, ये है नॉन मेटल, लेकिन हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है। नॉन हाइड्रोजन जो है, हाथ से हाइड्रोजन, हाथ से हीट का बहुत बढ़िया कंडक्टर है, लेकिन नॉन मेटल है। ग्रेफाइट को देखते हैं उसका, तो ग्रेफाइट जो है ही नॉन मेटल, जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट यहाँ पे भी साइनी वाला में भी रूल तोड़ रहा था, साइनी था, और ग्रेफाइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वाला में रूल तोड़ रहा है। ज़्यादातर जो होता है हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब सॉरी ज़्यादातर जो होता है सॉफ्ट होता है, लेकिन कुछ जो है कठोर हो गया, जैसे कि हीरा जो है वो इतना हार्ड होता है। ये जो है हीरा जो है नॉन मेटल, ये कार्बन से बना है, नॉन मेटल है। तो जनरली जो होता है नॉन मेटल वो सॉफ्ट ही होता है। और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद बात करें तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है ये, लेकिन एक होता है इसमें डायमंड जो है, इसमें भी सलाह आ गया, इसका बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जैसे कहा इस पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। फिर से क्वेश्चन पे करते हैं, कहते हैं कि जनरली नॉन मेटल जो होता है वो हार्ड नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड जो है इतना हार्ड क्यों होता है? इसका बारे में डायमंड का जो एक लेयर जो है दूसरे लेयर के ऊपर फिसलता नहीं है, उस पर जो फिसलता नहीं है उसका लेयर। कह रहे जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, क्यों होता है? कह रहे उसमें मेटल्स जैसा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। जाएंगे उसके रिएक्शन से क्वेश्चन, तो रिएक्शन कवर कर। नॉन मेटल जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाएगा वो कैसा बनाएगा? तो वो जो भाई एसिडिक बनाता है, ये पहले भी देख चुके हैं। नॉन मेटल जो ऑक्साइड बनाता है वो एसिडिक बनाता है। इसमें दो आता है फंसाने वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये ना ही तो एसिडिक होता है और ना ही जो है बेसिक होता है, ये जो है न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसको ध्यान रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को और नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को, ये सब जो होता है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में गाड़ी चलाता है। और नॉन मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो उसमें से हाइड्रोजन जो है नहीं निकलेगा, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकलता है, ना नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ना ही हाइड्रोजन नहीं निकल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन सल्फ्यूरिक, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और वाटर बन गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं निकला है। क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाएगा, जो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का होता है। क्लोरीन के साथ क्लोराइड बनाता है। वही हाइड्रोजन के साथ ये करके हाइड्राइड बनाता है। जैसे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड अमोनिया बना दिया। यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, वाटर बन गया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके। पर इसमें से किसके साथ जो है नॉन मेटल रिएक्शन ही नहीं करता है भाई? वाटर के साथ। ये याद रखना है कि नॉन मेटल जो है पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। नॉन मेटल नॉन मेटल पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। जो नॉन मेटल जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, याद रखना है। नॉन मेटल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। नॉन मेटल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक ऑक्साइड और कभी कभी जो है बेसिक ऑक्साइड बना, कभी बेसिक ऑक्साइड नहीं बनाती है। दोनों बात सही है। सिर्फ और सिर्फ एसिडिक बनाता है, बेसिक जो है कभी नहीं बनाता है। इसमें से नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन है, गैसियस स्टेट में रहता है। कह इसमें से कौन सा जो सही नहीं है यानी गलत है? तो कह मेटल जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड गलत बात है। मेटल नॉन मेटल मिलके आयोनिक, मेटल नॉन मेटल मिलता है तो आयोनिक, ठीक है। और नॉन मेटल मिल के बनाता है कोवैलेंट। अब मेटल क्या बनाए? मेटल कुछ भी बनाए वो कोऑर्डिनेट नहीं बनाएगा। कह किसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा होता है, याद कर लेना है। ग्रेफाइट जो भाई टॉप पे है और उत्ते देख, ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। कौन इसमें से ना ही तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, दोनों के दोनों भाई। ये तो न्यूट्रल है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। ये भी है भाई, ये भी है। नाइट्रोजन वाला दोनों हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सब का सब हो गया। फिर इसे कौन सा गैस जो है पानी में घुलकर एसिडिक बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में घुलकर एसिडिक बनाता है। इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे, यानी कि जैसे पानी में घुलता है एसिड बना देता है। कर इसमें कौन सा जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है? क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। इसी में यही सिर्फ नॉन मेटल है। अधातु जो नॉन मेटल होता है उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाता है और उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का होता है, इसीलिए उसको इलेक्ट्रोनिगेटिव कहा जाता है। दोनों का दोनों बात सही है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है इसीलिए इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ये बात बिल्कुल सही है, सिर्फ यही बात सही है, हेनरी कैवेंडिश किए थे। हाइड्रोजन किससे समानता रखता है? तो जो हैलोजन एलिमेंट से, हाइड्रोजन जो है हैलोजन एलिमेंट से। और क्षार धातु बोले तो जनरली थोड़ा नॉन मेटल जैसा ही रहता है भले इस ब्लॉक में नॉन मेटल जैसा ही रहता है, उसी के लिए इसको यानी बेसिक धातु कहा गया है। और थोड़ा हाइड्रोजन को पढ़ लेते हैं तब ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। तो हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी कैवेंडिश किए। हाइड्रोजन जो वर्ड दिया गया उसके लेवॉइजर के द्वारा दिया गया, लेवॉइजर के द्वारा। हाइड्रोजन का मतलब होता है वाटर, पानी बनाने वाला को कहते हैं हाइड्रोजन, वाटर फॉर्मर, ठीक है। इसके बाद देख रहे थे, इससे क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के आविष्कारक हेनरी कैवेंडिश, नेम दिए थे कौन? तो लेवॉइजर इसका नाम दिए थे, उसको आविष्कार नहीं किए थे, सिर्फ नाम दिए थे। हाइड्रोजन जो है कलरलेस होता है, ओडरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, कुछ भी नहीं होता है इसमें। ये जो अभी तक जितना भी मिला है उसमें सबसे जो है लाइटेस्ट है, बिल्कुल हल्का है जब तक जितना भी एलिमेंट मिला है। इसका डेंसिटी इतना कम होता है कि ये जो आसानी से एटमॉस्फेयर में फ्रीली नहीं मिलता है। अब सोचिए कि फ्रीली हाइड्रोजन मिल जाए तो नहीं मिलता, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो क्वेश्चन है लाइटेस्ट एलिमेंट कौन हुआ? तो हाइड्रोजन हुआ। कौन जो एटमॉस्फेयर में बहुत नहीं मिलता है, तो इसकी लो डेंसिटी होने के कारण हाइड्रोजन जो है नहीं मिलता। हाइड्रोजन जो है माना जाता है कि मानते हैं कि हाइड्रोजन जो पर्याप्त मात्रा में, लेकिन हाइड्रोजन जो यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्स में ज़्यादा है। अब धरती के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन ज़्यादा नहीं है भाई, ये ऐसा तुम नहीं कर सकते। देखिए हाइड्रोजन जो है दो प्रॉपर्टी शो करता है, ग्रुप 17 के हाइड्रोजन्स वाला और जो है अल्कली मेटल जो था, अल्कली मेटल वाला ये प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसको इसीलिए इसका डुअल बिहेवियर होने के कारण इसका पोजीशन जो है अभी भी कंट्रोवर्शियल बना हुआ है, यानी कि ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 17 में भी, दोनों जगह है। इसी से क्वेश्चन आया था कि अल्कली मेटल था और हाइड्रोजन जैसा था। हाइड्रोजन जो है हमेशा हाइड्रोजन जो है डाई एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक। इसमें एगो इलेक्ट्रॉन है और एगो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, न्यूट्रॉन इसमें गायब है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। अब हाइड्रोजन का आप ड्यूटेरियम ले लीजिए या फिर ट्राइटियम ले लीजिए, किसी में भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब देखिए लैब में कैसे हम लोग हाइड्रोजन को बनाते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है। तो लैब में हम लोग जिंक को लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जिंक को लेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ।
तो बन जाएगा हम लोग का ZnSO4 और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से जो जिंक जो लेते हैं वो दानेदार होता है, ग्रेनुलेटेड होता है, इसको ग्रेनुलेटेड कहते हैं, दानेदार जो जिंक होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइल्यूट होता है। प्योर जिंक क्यों नहीं लेते हैं? तो प्योर जिंक जो होता है बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्ट करता है, इसीलिए हम लोग प्योर जिंक नहीं लेते हैं, दानेदार वाला ही लेते हैं। हम लोग जो H2SO4 है ये भी पंचुच्छू यानी डाइल्यूट लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लेते हैं? कि कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे ना उसमें से SO2 निकल जाएगा, हाइड्रोजन की जगह SO2 निकल जाएगा, इसलिए इसको पंचुच्छू ले लेंगे, इसको दानेदार ले लेंगे। इसको इंडस्ट्री वगैरह में कैसे बनाया जाता है उसको देखते हैं। देखिए कोक लीजिए, कोक पे जो है स्टीम गैस यानी कि बाटने का भाप, कोक पानी के भाप को कोक, तो कोक खोलता है उससे भाप निकलता है कि नहीं? कोक खोलिए, कोक में पानी का भाप मारिएगा तो उसमें से निकल जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और जो है निकल जाएगा हाइड्रोजन। वाह, हाइड्रोजन मिल गया। तो ये हो गया हम लोग का वाटर गैस मेथड। कोक से गैस निकलता है तो कोक में वाटर का गैस यानी वेपर भेजे तो इसमें से हम लोग का वाटर गैस निकल गया CO+H2, इसको वाटर गैस कहते हैं। कुछ नहीं, वाटर गैस क्या होता है? तो CO और H2 जो है ये वाटर गैस हो गया। इसका होता है लेन का प्रोसेस। लेन के विधि में क्या होता है कि इसमें आयरन पे पानी भेजते हैं। पहले वाले में कार्बन लिए थे, इसमें आयरन लेते हैं, आयरन पे पानी को भेजेंगे तो इसमें से निकलेगा हम लोग का मैग्नेटाइट। छोड़िए हाइड्रोजन में निकलता है, यही ध्यान देना है। तो क्वेश्चन है कि लेन के विधि में किसका यूज होता है? तो लेन के विधि में जो है आयरन का यूज होता है। उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हाइड्रोजन जो है कैथोड पे जाता है, यानी कि कहो ना प्यार रहता है, कैथोड पे जाता है हाइड्रोजन, एनोड पे जाता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट हम लोग का हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स। इसमें अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को लिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है सैचुरेटेड में। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो जनरली अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें हाइड्रोजन हम लोग गैस उसमें मिलाएंगे, उसके बाद वहाँ पे निकल को डालेंगे कैटलिस्ट के रूप में। वेजिटेबल ऑयल में हाइड्रोजन निकल को कैटलिस्ट के रूप में लाया, 473 किलो टेम्परेचर दिए तो ये बदल जाएगा सैचुरेटेड फैट में। सैचुरेटेड फैट जो होता है शरीर के लिए हानिकारक होता है, अनसैचुरेटेड जो होता है बहुत सही रहता है। ये हो गया हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल प्रोसेस। इसमें सिर्फ और सिर्फ निकल का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन। इसके पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन था कि किससे समानता रखता है हाइड्रोजन? तो अल्कली मेटल और हाइड्रोजन दोनों से रखता था। लेबोरेटरी में हम लोग दानेदार जस्ता, जिसको ग्रेन्यूल जिंक कहते हैं, प्योर नहीं लेते हैं, प्योर जो है रिएक्शन को स्लो कर देता है। उसके बाद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले, डाइल्यूट इसलिए लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड वाला जो है SO2 बना देता है। उस पर रिएक्शन करने से क्या बनाता है? हाइड्रोजन बनाता है। वही कह रहा है डाइल्यूट के बदले में कॉन्सनट्रेटेड लेंगे SO2 बना देता है। और जो है शुद्ध प्योर जिंक का उपयोग नहीं किया जाता है। क्योंकि नहीं किया जाता है कि वो जो है रिएक्शन को जो है स्लो बना देता है, काफ़ी स्लो कर देता है। कह रहा सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन है। दोनों बात सही है, गैस और एलिमेंट दोनों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के कौन सा है? गलत है। वो कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस होता है, सबसे हल्का है, न्यूट्रल गैस होता है, ये जल में अत्यधिक विलेय है। यानी कह रहा पानी बहुत ज़्यादा सोलूबल, ये बात तो गलत है। पानी में सोलूबल नहीं है, पानी में ज़्यादा सोलूबल ऐसा कुछ बात नहीं है, पानी में ज़्यादा सोलूबल जैसा बात नहीं है। हाइड्रोजन पानी में सोलूबल का है। हाइड्रोजन को हम लोग हवा में जलाएं, हाइड्रोजन को हवा में जलाएं तो पानी बन जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमेशा हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी हमेशा पानी बनता है, ये बात ध्यान रखना है। वायु से यहाँ बात हो रहा है ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा पानी बनेगा। हाइड्रोजन के ऑक्साइड की प्रकृति होती है न्यूट्रल, ये जो पानी बनाता है जो हमेशा न्यूट्रल ही होता है। कह रहा है कि यहाँ पे लेन प्रोसेस का देखिए, लेन प्रोसेस का बात आ गया। कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सुपर हीटेड स्टीम है, उसको हम लोग लोहा के पाउडर से गुजारेंगे तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन गैस। लेन प्रोसेस में यही था। Fe किससे जा रहा था? Fe जो है इसमें स्टीम से जा रहा था तो हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। फिर कोक के ऊपर से जा रहा है स्टीम, तो यहाँ पे भी जो है वाटर गैस बनता है, CO+H2 वाटर गैस बनता है। सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर कौन सा गैस उत्पन्न होता है? देखिए ये सब तो ठीक, ये आ गया रटने वाला। सोडियम फॉर्मेट से निकलेगा हाइड्रोजन, तो इसको हम लोग कहते हैं सोफा हो, यानी सोडियम फॉर्मेट से निकलेगा हाइड्रोजन। सोडियम फॉर्मेट से निकलेगा हाइड्रोजन। कह रहे हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल्स में किस गैस का यूज होता है? तो हम लोग देख रहे थे हाइड्रोजन का यूज हो रहा था, निकल कैटलिस्ट था 473 किलो पर। तेलों के हाइड्रोजिनेशन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो वहाँ पे जो है अनसैचुरेटेड फैट बन जाता है, सैचुरेटेड फैट से भले अनसैचुरेटेड से जो है सैचुरेटेड बन जाता है। यहाँ पे जो ऑयल था वो फैट में बदल जाता है, ऑयल जो है फैट में बदल जाता है।
वनस्पति तेल जो है वनस्पति घी में बदल जाता है, तेल घी में बदलता है, यानी कि तेल फैट में बदलता है, और अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड बन जाता है। अब आगे वाला एडजॉर्प्शन को पढ़ते हैं। कहते हैं एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, एडजॉर्प्शन से ये मेटल हो गया प्लैटिनम और पैलेडियम और प्लैटिनम। ये जो है हाइड्रोजन को से 1000 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकता है, 1000 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन को जो है एब्जॉर्ब कर सकता है अपने वॉल्यूम से, इसीलिए इसको एडजॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को जो एडजॉर्प्शन कहते हैं। एडजॉर्ब्ड हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो हाइड्रोजन एडजॉर्ब होता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो हाइड्रोजन को एडजॉर्बिंग मेटल में कौन कौन आ जाएगा, देखो प्लैटिनम आ जाएगा, एक पैलेडियम आ जाएगा। और जो एडजॉर्ब वाला हाइड्रोजन होता है वो नॉर्मल हाइड्रोजन के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कह रहा हाइड्रोजन का फ्यूल के रूप में कैसे होता है, हाइड्रोजन के पास जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो हाइड्रोजन को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, तो हम लोग का पानी बनेगा और उसमें से एनर्जी निकलेगा। ठीक है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी निकलेगा, वैसा जल कर पानी ये बनाएगा, इसमें से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसमें से कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसके कारण हाइड्रोजन को जो है क्लीनेस्ट फ्यूल कहा जाता है। हाइड्रोजन जब भी कंबसन करेगा पानी बनाएगा। तो हाइड्रोजन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो पानी है भाई, ध्यान रखना, हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स जो है H2O ही है। अभी बहुत जगह रिसर्च कर रहा है कि हाइड्रोजन को जो है रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में जो है कैसे यूज किया जाए। इसके जो इतना ज़्यादा हाई एनर्जी होता है, इसके कारण इसको हाइड्रोजन को जो है फ्यूल ऑफ द फ्यूचर भी कहा जाता है, FOF, फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं इसको। क्वेश्चन रहेगा हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, तो वाटर H2O ही है। हाइड्रोजन को लोग फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहते हैं। हाइड्रोजन जो है अभी पहले भी देखे थे कभी फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, इसको बनाना पड़ता है। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ करने में दिक्कत क्या रहा है। सबसे बड़ा दिक्कत है हाइड्रोजन को आदमी स्टोर कैसे करेगा। हाइड्रोजन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब विस्फोटक होता है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक्सप्लोजन टाइप होता है, जब पानी बनता है तो एक्सप्लोजन टाइप होता है, यानी कि H2 + O2 = बूम। तो क्वेश्चन आएगा हाइड्रोजन की सबसे बड़ी दिक्कत उसके स्टोरेज में दिक्कत आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कम्बस्टिबल होता है, काफ़ी ज्वलनशील होता है। बात इसका प्रोडक्शन का नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है स्टोरेज का है। और जल पानी को पढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन के बाद आदमी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसका है, तो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत पानी का है। हम लोग के शरीर में देखते हैं कि 2/3 जो है वो पानी है, जो कि लगभग 66% होता है। उसका इसके बाद जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। वो हाई होने के क्या कारण है कि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, वाटर मॉलिक्यूल्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, इस कारण काफ़ी इसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो है इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई हो जाता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग पानी का। दूसरे लिक्विड से कंपेयर किया जाए तो पानी का स्पेसिफिक हीट जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, सरफेस टेंशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। स्पेसिफिक हीट भी ज़्यादा होता है, थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा और सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। इसके कारण क्या होता है कि हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर जो है वो स्टेबल रहता है, क्लाइमेट जो है वो मतलब कि हमेशा मॉडरेट रहता है, कभी उग्र नहीं हो जाता है। यानी कि इसका हम लोग क्वेश्चन आएगा कि हम लोग के शरीर में जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो स्टेबल क्यों होता है, तो पानी के हाई स्पेसिफिक हीट होने के कारण। क्योंकि पानी जो होता है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं कि इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 80 होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है। पानी का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, तो 80 होता है। ये जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ज़्यादातर चीज़ को अपने अंदर घुला लेता है। वाटर जो है V शेप्ड का होता है, पानी पीने से एकदम आदमी जीत जाएगा, V शेप्ड का होता है। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री का होता है, V शेप्ड होता है। कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। हाइड्रोजन के बड़े बड़े खंडों को कौन जो एब्जॉर्ब करता है, तो हम देखिए जस्ट हम लोग पैलेडियम है, प्लेटिनम है, और कोलोइड प्लेटिनम रहेगा तो वो भी हो जाएगा, इसमें क्या सभी हो जाएगा। प्लेटिनम और प्लेटिनम जो है वो बहुत ज़्यादा लगभग 1000 गुना जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वही जो एब्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन, तो वही जो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन कहते हैं, एब्जॉर्ब अधिधारित हाइड्रोजन। यहाँ पर इसमें सही चुनना का प्लेटिनम और पैलेडियम जैसे कुछ मेटल है हाइड्रोजन को बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको ऑक्लूजन लिख रहा है, अधिधारित कर लेता है, बात सही है। इन धातुओं में सिर्फ गर्म कर देने पर ही एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, ये बात सही है, सिर्फ गर्म करने पर निकल जाता है। ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ पे उसको उल्टा लिख देता है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन को फ्यूचर ऑफ फ्यूल कहते हैं। हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन क्यों कहा जाता है,
हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट सबसे अधिक होता है। इसका हाइड्रोजन के हल्का सा खपत से ही बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाता है। हाइड्रोजन जब भी वायु में जलता है तो उसके रूप में सिर्फ पानी बनता है, इसलिए हाइड्रोजन को जलने से पर्यावरण में किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं फैलता है, इसको एकदम जीरो पॉल्यूशन कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस जो है सबसे बड़ा सोर्स जो पानी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिन्यूएबल प्रोडक्ट है, इसलिए इसको फ्यूल ऑफ फ्यूचर कहा जा रहा है। हालांकि फ्यूचर ऑफ फ्यूल है, लेकिन इसको यूज़ करने में सबसे बड़ा दिक्कत क्या रहता है, हाइड्रोजन के स्टोरेज का सबसे बड़ा दिक्कत है हाइड्रोजन को स्टोर करने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम्बस्टिबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है। पानी जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ध्रुवीय पोलर हैं। काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन जो है पोलर होता है, काफ़ी ज़्यादा पोलर होता है। कौन एक गलत है तो वो सब आ रहा है, उसको पढ़ लेते हैं पहले। तो इसको पढ़े हुए हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है लिख रहा है डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो जब डेंसिटी मैक्सिमम होगा तो वॉल्यूम जो है मिनिमम होगा, लेकिन कह रहा है कि वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होता है, वहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होता है, डेंसिटी। तो पीछे क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट आया था, इसको छोड़ दिए थे कि हाइड्रोजन का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है, इसमें पेट्रोल से 3 गुना अधिक एनर्जी देता है, इसमें से पानी बनता है जिसमें से बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ये सब कारण बता रहा है कि इसको फ्यूचर फ्यूल कहा जा रहा है। हाइड्रोजन का सबसे बड़ा सोर्स पानी जो है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। कह रहा है पानी का डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, इसका कारण क्या है। जब डेंसिटी जो है 4 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, इसका वॉल्यूम जो होता है मिनिमम होता है। तो डेंसिटी जो मैक्सिमम क्यों होता है, तो होता क्या होता है कि 0 से 4 डिग्री पर जाने पे उसका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है टूटता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक करता है। हाइड्रोजन ब्रेक करता है, मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा पास आता है, मॉलिक्यूल जब बहुत ज़्यादा क्लोज आता है, क्लोज आने का जाता है डेंसिटी जो है बढ़ जाता है। हाइड्रोजन में टूटता है, मॉलिक्यूल पास आता है और उसका डेंसिटी बढ़ जाता है। और 4 डिग्री के बाद जो है नॉर्मल एक्सपेंशन होता है, डेंसिटी जो है घटता है। 4 डिग्री के बाद जो डेंसिटी घटता है, डेंसिटी का ग्राफ ऐसे रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम होता है। उसके बाद आता है सॉफ्ट और हार्ड वाटर आ गया। सॉफ्ट वाटर से पानी, वर्षा का पानी हो गया, सॉफ्ट वाटर हो गया। उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम नहीं होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है सॉफ्ट वाटर में नहीं होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम नहीं होता है। उसके बाद हार्ड वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है होता है, हार्ड कैल्शियम मैग्नीशियम होता है। उसके भी हार्डनेस में भी एक टेम्प्रोरी हार्डनेस है, एक परमानेंट हार्डनेस है। टेम्प्रोरी हार्डनेस में देखते हैं, टेम्प्रोरी हार्डनेस का कारण है क्या, तो बाइकार्बोनेट है, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट बनाता है। इसमें ये जो है हटाने के लिए, इसको जनरली हटाने के लिए बॉयल कर सकते हैं, बॉयल करने से हट जाता है, या फिर एक क्लार्क मेथड आता है, क्लार्क मेथड से हटा सकते हैं। क्लार्क मेथड में CaO का यूज़ करते हैं, क्लार्क भी ऐसा ही लिखाता है क्लार्क, तो इसमें CaO का यूज़ करते हैं क्लार्क मेथड में, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर नॉर्मल पानी को उबालने से भी हट जाता है। देखिए इसमें बाइकार्बोनेट था, टेम्प्रोरी वाले था बाइकार्बोनेट था, बाइकार्बोनेट है भाई है, कार्बोनेट है तो हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्या है, क्लोराइड और सल्फेट है, क्लोराइड और सल्फेट है किसका, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का जो है क्लोराइड और सल्फेट है। इसके रिमूवल का मेथड है सोडियम कार्बोनेट का भी आता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो सोडा मेथड में आ गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है इसमें। उसके बाद आता है कैलगोन मेथड, कैलगोन परमानेंट हटाने के लिए कैलगोन, कैल्शियम होता है क्या होता है, कैलगोन मेथड आ गया। कैलगोन में कौन सा होता है नाप्पो लीजिए, इसमें 6-6-18 लगा दीजिए, नाप्पो में 6-6-18 लगा दीजिए कि इसमें कैलगोन में इसका सोडियम हेक्सा करके नाम होता है इसका, कुछ फॉस्फेट, यही यूज होता है कैलगोन मेथड में। उसके बाद आता है परम्यूटेट, एक परम्यूटेट में होता है, इसमें जियोलाइट का यूज होता है, जियोलाइट का यूज होता है किसमें, परम्यूटेट मेथड में। तो कौन हो गया, तो SCP, सोडा, कैलगोन और परम्यूटेट, तीनों का यूज होता है। उसके बाद आता है हाइड्रोजन का आइसोटोप। सबसे पहले आता है प्रोटियम में जो सबसे कॉमन इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, पर्याप्त मात्रा में जो पाया जाता है प्रोटियम में पाया जाता है। फिर ड्यूटेरियम जो इसका D2O लिखा जाता है, इसका 1931 में खोज हुआ। ये हेवी वाटर इसको कहते हैं, D2O को ही हेवी वाटर कहते हैं। इसका जनरली यूज होता है मॉडरेटर के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर में जब मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या आता है, जो है D2O होता है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो मॉडरेटर के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। उसके बाद है ट्राइटियम जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसको रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है, इसको आर्टिफिशियली न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा आर्टिफिशियली बनाया जाता है। इसको रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव जैसे लग रहा है ट्राइटियम कि कौन सा आइसोटोप जो है रेडियो एक्टिव होता है, ट्राइटियम जो होता है रेडियो एक्टिव होता है।
कहता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या क्या गुण होता है देखते हैं। ये जो भाई साफ़ नहीं होता है, अभी तक पानी देख रहे थे, पानी जो है कलरलेस होता है, कलरलेस नहीं होता है, इसका कलर जो होता है हल्का नीला होता है, मैंने पेल ब्लू इसको कहते हैं, हल्का ब्लू कलर का होता है। ये जो शरीर को जब भी जला भी देता है, इसके बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने का शरीर को जला भी देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जैसे पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना था, 80 था। इसका जो पानी से ज़्यादा होता है उससे भी ज़्यादा सॉल्वेंट होता है, तगड़ा सॉल्वेंट होता है, लेकिन इसका बहुत रेयरली यूज किया जाता है। इसमें डुअल बिहेवियर होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का दो वाला काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग दोनों वाला काम करता है ये। मान लिया क्वेश्चन आ जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रिएक्शन मतलब कि नेचर कैसा है, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों है। कलर जो होता है इसका कलरलेस नहीं होता है, पेल ब्लू होता है। गुड सॉल्वेंट होता है, लेकिन थियोरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। पानी जो है बिल्कुल न्यूट्रल होता है, एसिड बेस दोनों की तरफ जो है समान उसका रिएक्शन होता है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। और जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है। पानी जो है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह काम करता है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी करता है, जस्ट देखिए। और उसके बाद ये देखें तो ये नॉर्मल होता है ना, एसिड दोनों जैसे मतलब नॉर्मल रिएक्ट करता है दोनों के साथ। कह रहा है वह जल जो साबुन के साथ आसानी से जो फोम नहीं देता है उसे क्या कहता है, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो होता है वो आसानी से झाग नहीं देता है। कह रहा है कि पानी में जो टेम्परोरी हार्डनेस होता है उसको किसके उपस्थिति के कारण आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का भाई के कारण टेम्परोरी झगड़ा हुआ है। टेम्परोरी कार्बोनेट जो बाई कार्बोनेट के कारण है। कह रहा है कि टेम्पोररी हार्डनेस को हम लोग किस प्रकार हटा सकते हैं, तो अगर पानी को बॉयल करके फिर क्लार्क मेथड में CaO का यूज़ किया जाता है, क्लार्क मेथड से हटा सकते हैं। कह रहा है कि पानी में जो परमानेंट हार्डनेस होता है किस प्रकार हटा सकते हैं, तो उसको हम लोग सोडा विधि से, केलगॉन जिसमें नप्पो दिया था, नप्पो 6-6-18, और उसके बाद परम्यूटेड विधि इसमें जियोलाइट का यूज होता था। ये तीनों से हम लोग हटा सकते हैं, ये तीनों का यूज हो सकता है। अगर हम लोग किस विधि द्वारा पानी का टेम्पोररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों हटा सकते हैं, तो जो इसमें याद रखना होगा जो परम्यूटेड विधि था जियोलाइट वाला, इससे हम लोग टेम्पोररी और परमानेंट दोनों को मतलब कि ठीक कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन कितने आइसोटोप होते हैं, तो 3 को होते हैं। हाइड्रोजन किस आइसोटोप को भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, तो जो होता है ड्यूटेरियम, इसको हेवी वाटर भी कहते हैं। D2O को न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में यूज होता है। कौन सा इसमें से सही नहीं है, अगर हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज से बिल्कुल नहीं है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव होता है, प्रोटियम आसानी से मिलता है, देखबे किया जस्ट। हाइड्रोजन का दुर्लभ रेयरली मिलने वाला रेडियो एक्टिव कौन है, ट्राइटियम है। रेडियो एक्टिव ट्राइटियम है, तो बीटा इमिटर होता है। रेडियो एक्टिव तो होता ही तो था, लेकिन ये बात हम लोग को कहाँ पता था कि जो बीटा इमिटर होता है, रेडियो एक्टिव ट्राइटियम होता है बीटा। बाप बेटा रेडियो एक्टिव निकला तो बीटा। ट्राइटियम का हाफ लाइफ पूछ रहा है तो 12.4 साल, याद रख लेना है। ट्राइटियम का हाफ लाइफ पूछ रहा है 1 2 का 4, इसमें 3 है नहीं है ट्राइटियम, तो 12.4 ईयर्स हो गया है। यहाँ पर ड्यूटेरियम को कैसे बनाया जा सकता है, तो हेवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करने से। हेवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वहाँ से ड्यूटेरियम बन जाएगा। हेवी वाटर का याद रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस से। तो ड्यूटेरियम का ये भी भारी हाइड्रोजन का ये हेवी हाइड्रोजन का आविष्कार सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो यूरे मर्फी ब्रिकवेट तीनों के द्वारा ही। यूरे मर्फी ब्रिकवेट तीनों के द्वारा, यूरे मर्फी ब्रिकवेट, यूरे ब्रिकवेट मर्फी। तो कौन सा मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन नहीं निकलता है, याद रखना है कॉपर जो है जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्ट करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन जो है नहीं निकलता, हाइड्रोजन नहीं निकलता है। यहाँ पे भले ही इसमें दिया हुआ था, उसमें तो जनरली जिंक वाला ही दिया हुआ था, लेकिन इसमें से इस सब के साथ निकल जाता है। लेकिन कॉपर के साथ भाई, तांबा के साथ जो याद रखना है, कॉपर जो है धोखा दे दिया। क्यों धोखा दिया पता नहीं, क्यों जो है धोखा दे दिया। इसमें से कौन सा जो है न्यूक्लियर रिएक्टर मॉडरेटर के रूप में, मॉडरेटर में जो भी देखें D2O ड्यूटेरियम वाला, और ग्रेफाइट भी यूज होता है, ग्रेफाइट भी। कह किस पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है, तो नाइट्रिक एसिड जो है सिर्फ मैंगनीज और मैग्नीशियम से ही रिएक्शन करता है, से मैंगनीज और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकलता है। भारी जल प्राप्त किया जा सकता है हैवी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से। देखिए जस्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही हैवी वाटर मिलता है। करेक्ट, कौन सा ऑक्साइड जो है और डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कौन बनाता है, याद रखते हैं सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता कैसे है, तो सोडियम के थ्रू बनता है। सोडियम ऑक्साइड Na2O2 रिएक्ट करेगा H2SO4 से, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक रिएक्शन पूछे तो सोडियम डाइऑक्साइड से भी है। फिर लेबोरेटरी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड किस प्रकार से बनाया जाता है, बैरियम ऑक्साइड को ठंडे जल में मिलाकर
उस सॉल्यूशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसमें डाल देंगे, देखिए पहले बेरियम ऑक्साइड को ठंडा कीजिए, बेरियम ऑक्साइड को ठंडा जल में, बेरियम ऑक्साइड को ठंडा जल में घुला कर उसके सॉल्यूशन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करिए, कार्बन डाइऑक्साइड को। बावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया, बावा, तब BaO2 वाला जो आंसर होगा। 10 आयतन H2A2 होता है, उसमें किसका जो है स्ट्रेंथ होता है, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, लगभग 3% होता है। याद रखने वाला गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर 10 हुआ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 10 हुआ तो उसका स्ट्रेंथ 3% हुआ। 10 हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो उसका स्ट्रेंथ जो है 3% हुआ, 3%, 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3, 10 का 3। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, सही बात है। साधारण जल की तरह भारी जल भी एक कलरलेस है, बिल्कुल सही है। कर साधारण जल की तरह जो भारी जल होता है उसका भी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस बताइए, ये बात गलत है, ये बात गलत है, सिर्फ पहला और दूसरा सही है। कर बालों में ब्लीचिंग में यूज़ किसका होता था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो है ब्लीचिंग में यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। करे कोई डैमेज मटेरियल उसको साफ़ करना हो, ये पुराना जो ऑयल पेंटिंग होता था उसके कलर को वापस लाने के लिए किसके वजह होता है, पुराना ऑयल पेंटिंग के कलर को वापस लाना हो या फिर डैमेज मटेरियल को साफ़ करना हो, उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है। समुद्र का जल जो होता है, पानी होता है, वो वर्षा वाले जल से अधिक ज़्यादा उसमें लवण यानी सॉल्ट क्यों होता है, क्योंकि समुद्र में मिलने वाला जो नदियाँ है वो अपने साथ साल्ट बहा कर लाता है, नदी लोग कहीं जिम्मेदार है वही साल्ट बहा कर लाते हैं। कि समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल में शुद्ध जल प्राप्त किसके द्वारा, समुद्री वाटर वाला जो है डिस्टिलेशन से, डिस्टिल वाटर पीते हैं, डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग प्राप्त करें, डिस्टिलेशन के थ्रू समुद्री जल को साफ करना डिस्टिलेशन के थ्रू। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म करने पर पानी का डेंसिटी जो है 4 डिग्री तक बढ़ता है, उसके बाद जो घटता है। 0 डिग्री से 100 डिग्री तक पानी करने पर पानी का वॉल्यूम जो है वो नीचे जाता है, 4 डिग्री से तक घटता है फिर बढ़ता है। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में पानी का हाई बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा है। मैंने पूछा हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर क्लोराइड से H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड का इसका बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होता है, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसी कारण होता है। कौन सा एलिमेंट जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में था, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही पाया जाता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स का बात हो रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का यूनिवर्स का बात हो रहा है। यहाँ पे पानी में क्या होने पर उससे भारी पानी था, ड्यूटेरियम होने पर, उसका आइसोटोप होने पर। ग्रामीण क्षेत्र में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है क्लोरीन द्वारा। गाँव जवार में जो पानी को मतलब उसको मारा जाता है क्लोरीन के द्वारा। D2O का जो मतलब स्पेसिफिक डेंसिटी होता है वो H2O से ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब इसको भारी कहते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी जो है ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए कंटेनर है, कंटेनर में ड्राई हाइड्रोजन लिए हुए, ड्राई H2 लिए हुए, उसमें जलता हुआ मोमबत्ती डालेगा तो मोमबत्ती तो बुझ जाएगा, हाइड्रोजन जलने लगेगा और मोमबत्ती जो है बुझ जाएगा। इस पर विचार कीजिए। पोटेशियम में फिटकी डालने से पानी की गंदगी नीचे बढ़ जाता है। पानी में क्लोरीन या फिर उसमें विरंजक चूर्ण मिला देने पर जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। क्लोरीन से तभी देखिए गाँव जवार में जो क्लोरीन के द्वारा हम लोग गंदगी को नष्ट करते हैं, तो क्लोरीन और विरंजक चूर्ण क्या होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर मिला देने पर जो है हानिकारक जीवाणु वायरस बैक्टीरिया जो है नष्ट होता है। ब्लीचिंग पाउडर, दोनों बात सही। देखिए पानी को कीटाणु रहित बनाने में कौन कौन लोग अब आ गए हैं। अब ये देखिए क्लोरीन था, क्लोरीन के बाद ये ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2, तो पोटेशियम परमैंगनेट भी है जो पानी को कीटाणु रहित बनाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। करे किसमें रिएक्शन होकर जो हाइड्रोजन गैस मिलता है, तो अभी देख लो मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करता है तो वहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखे थे हम लोग, तो मेटल जो है एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन बनाता है और नॉन मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता है, वो जो H2O बना देता है। हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में कार्बन वाला में, कार्बन H2SO4 से जो है नहीं बना रहा था। लेकिन मेटल में एक कॉपर है जो नहीं बनाता है। कॉपर जो है क्यों नहीं बनाता है, उधर क्वेश्चन में था। सिर्फ मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, ठीक है, मैग्नीशियम बना देगा। तो नाइट्रिक एसिड जो है सिर्फ मैग्नीज के साथ हाइड्रोजन बनाता है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ है। ये हट गया, कॉपर करता ही नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट वो करेगा ही नहीं, तो मैग्नीशियम यहाँ पर कर देगा। इलेक्ट्रिक केटली में पानी गर्म करने पर देखते हैं क्या कि उसमें उजर जम जाता है, क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का कार्बोनेट जो है वही जम जाता है वहाँ पे। जब हार्ड वाटर जो है कम्प्लीटली वेपोराइज हो जाता है तब हम लोग देखते हैं कि उसमें कंटेनर में सफ़ेद ठोस बचा जाता है, यानी कि इसमें किसके उपस्थिति का होता है, तो ये होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नेट के सल्फेट। कार्बोनेट सल्फेट दोनों कारण होता है, हाइड्रोक्लोराइड नहीं होता है, कार्बोनेट और सल्फेट के कारण होता है।
हालांकि हम लोग देखे थे कि हार्ड वाटर में जनरली क्लोराइड सल्फेट ही होता है, लेकिन इसको छोड़ते हैं। पानी का शुद्ध रूप जो है वर्षा का जल है। करें वायुमंडल में हाइड्रोजन नहीं पाए जाने का कारण क्या है कि ये सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस है, यही इसमें कारण देना है। हालांकि अति ज्वलनशील भी होता है, ये बात सही है, लेकिन इसका आंसर जो होगा नहीं पाए जाने के कारण सबसे हल्का गैस होता है, सबसे हल्का गैस होता है। वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सा प्रोसेस हाइड्रोजिनेशन होता है? हाइड्रोजिनेशन। करें इंडस्ट्री में वेजिटेबल घी बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? तो उसमें रिडक्शन का ही होता है, रिडक्शन। हाइड्रोजिनेशन तो हो ही रहा था, हाइड्रोजिनेशन तो ध्यान में रखना है, लेकिन रिडक्शन, हाइड्रोजिनेशन के साथ रिडक्शन को भी ध्यान रखना है, रिडक्शन। भारी जल का यूज यू मी मैं देखा था, यू वी मैं, यूरे दिया हुआ था, यूरे मारना आंसर भारी जल वाला में यूरे खोज किए थे। आवर्त सारणी में किस वर्ग को कार्बन परिवार कहा जाता है? कार्बन का क्वेश्चन है लगा, तो कार्बन देता है 14वां ग्रुप में, कार्बन C14। धरती पर जो है अब सिलिकॉन के बारे में, धरती पर जो ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल है वो जो है सिलिकॉन ही है। अर्थ क्रस्ट में देखते हैं ऑक्सीजन 46 के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, इसको अल्मोनियम आयरन है सब। ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा सिलिकॉन ही है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, अल्मोनियम, उसके बाद होता है आयरन। दूसरा सबसे ज़्यादा होता है सिलिकॉन जो है मेटल नहीं है, मेटेलोइड है। सिलिकॉन होता है और मेटेलोइड होता है। सिलिका किसको कहते हैं? जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है इसी को सिलिका कहते हैं। सिलिका कहते हैं। सिलिका जो नेचुरली क्वार्ट्ज के रूप में नेचुरली मिल जाता है। वही क्वार्ट्ज को जब मतलब उसको पीस देंगे तो जब बालू या रेत कहा जाता है। क्वार्ट्ज जो जब पीसा जाता है तो बालू या रेत हो जाता है। उसका सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है, सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है इसी को आर्टिफिशियल हीरा करते हैं। आर्टिफिशियल हीरा जो है इसी को कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। या फिर आर्टिफिशियल हीरा का या फिर इसको कार्बोरेंडम है, कार्बोरेंडम भी इसी का नाम है, कार्बोरेंडम, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। अब हम लोग एग्जाम वाले क्वेश्चन आया है कि सिलिका का केमिकल नेम क्या है? तो सिलिका का सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड जो है कौन है? सिलिका कार्बाइड जो है, सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो आर्टिफिशियल डायमंड इसी को कहते हैं। फिर आर्टिफिशियल डायमंड किसको कहते हैं? कार्बोरेंडम जो है वो सिलिकॉन कार्बाइड को ही कहते हैं। सिलिकॉन जो होता है सेमीकंडक्टर होता है, इस कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में और कंप्यूटर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री या फिर कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा किसका होता है? सिलिकॉन का यूज होता है। उसका सिलिकेट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सिलिकेट कहते हैं किसको? जिसमें ये वाला होगा 4 पर 4 सिलिकेट, इसी को SiO4 पर 4 रहेगा, इसको सिलिकेट कहते हैं, ठीक है। इसमें नेचुरल सिलिकेट में कौन कौन आता है? तो नेचुरल में आता है फेल्ड्सपर्ड। देखते हैं सबसे कौन नेचुरल में आता है? फेल्ड्सपर्ड। जियोलाइट, जिसको इसको देखा था जियोलाइट जो है परम्यूटेड मेथड में हार्ड वाटर हटाने में यही जियोलाइट का ही जरूरत था। उसके बाद माइका, उसके बाद एस्बेस्टस, माइका, एस्बेस्टस, फेल्ड्सपर्ड और जियोलाइट। इसके बाद फेल, जियो, अब आशा किसका है? द फेल, जियो, अब ऐसा, तो फेल्ड्सपर्ड, जियोलाइट, अब माइका को कहता है एस्बेस्टस। आदमी जो खुद से दूगो बनाया वो कौन कहते हैं? ग्लास, जिसको ग्लास और सीमेंट, ग्लास और सीमेंट जो है सिलिकेट ही है। ग्लास और सीमेंट जो आदमी खुद से बनाया है। तो हम सिलिकॉन के क्वेश्चन को खत्म, कार्बन को देख ही लेते हैं। कार्बन जो 14वां ग्रुप में आता है, 14वां ग्रुप में पीरियड जो है दूसरा है इसका, एटॉमिक नंबर 6। जितने भी मतलब कि अभी पढ़े हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कार्बन है, कार्बन के लिए अलग से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग प्रकार से ब्रांचें बनाया गया है। कार्बन इक्वल टू लाइफ समझिए, अब कार्बन हटा दीजिए लाइफ खत्म। इसको बैकबोन कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कार्बन जो है 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होता है क्रिस्टलिन और एक होता है एमॉर्फस। इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो अलग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होने के कारण इन दोनों को जो एलोट्रोप्स कहा जाता है। एलोट्रोप्स देखे थे कि एलिमेंट जो होता है वो एलोट्रोप्स होता है एलिमेंट, यानी कि इन लोगों के बीच का केमिस्ट्री सेम होता है, फिजिक्स अलग होता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकली अलग होते हैं, इसलिए इसको एलोट्रोप्स कहते हैं। तो देखते हैं कार्बन जो क्रिस्टलाइन वाला में जो हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, प्लूडेन हो गया, और एमॉर्फस वाला में काजल हो गया, चारकोल हो गया, कोक हो गया। काजल, चारकोल, कोक इस समय एमॉर्फस वाला में आ जाता है। उसके बाद डायमंड के बारे में देखते हैं। डायमंड का जो कैसा होता है? रेगुलर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। टेट्राहेड्रल होता है, रेगुलर टेट्राहेड होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। बॉन्ड लेंथ 154 दिया हुआ है। ये जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि इसमें C और C का जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है बहुत हार्ड होता है। देख सकते हैं नॉन मेटल में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए बहुत हार्ड होता है। क्वेश्चन आता है हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस कौन होता है? हार्डेस्ट नेचुरल जो डायमंड है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कार्बन बॉन्ड का लेंथ जो है 154 होता है, 154 pm होता है, 154।
डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, डायमंड नॉन मेटल होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वगैरह नहीं होता है। डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसके कारण जो है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का भी बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर होता है, हीट भी जो है उसमें अच्छे से पास नहीं करता है। जो वेट होता है डायमंड का, उसको जो कैरेट में नापते हैं, डायमंड के वेट को कैरेट में नापा जाता है। उसका इसमें एग्जाम में क्वेश्चन रखता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है डायमंड का, वो बहुत पुअर होता है, हीट भी बहुत प्योर होता है। डायमंड का वेट को जो हम लोग कैरेट में नापते हैं, कैरेट में। उसको आता है ग्रेफाइट, इसका होता है हेक्सागोनल लेटिस। इसका हेक्सागोनल लेटिस होता है, उसका देख रहे थे रेगुलर टेट्रागोनल हो रहा था, यहाँ पे हेक्सागोनल लेटिस होता है इसका। इसके लेयर जो होता है बहुत ही मतलब कमज़ोर होते हैं, वैंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, वैंडर वाल फोर्स से एक दूसरे के ऊपर फिसल जाता है, वैंडर वाल फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। जैसे ग्रेफाइट जो होता है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और डायमंड यही फिसलता नहीं, इसी कारण हार्ड होता है। प्रत्येक कार्बन एटम जो है 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, प्रत्येक कार्बन एटम 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और चौथा जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री होता है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसलिए ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट क्यों करता है? उसमें 3 कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहता है, इसी इलेक्ट्रॉन 1 फ्री होने के कारण। कार्बन का कौन सा इलेक्ट्रोप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? तो उसका नाम हो गया ग्रेफाइट। कह रहा है कि ग्रेफाइट का शेप कैसे आता है? हेक्सागोनल लेटिस है। इसका जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होने के कारण जो वही जो लेयर एक दूसरे में फिसलता है उसके कारण है। कार्बन बॉन्ड इसमें कमज़ोर नहीं होता है भाई, सॉफ्ट होता है। किस कारण? इसका जो लेयर होता है वो एक दूसरे फिसलता है, उसी के कारण। ग्रेफाइट का यूज़ देखें तो इसको हम लोग पेंसिल बनाने में, जो ड्राई सेल होता है ना, बैटरी आता है ना, उसका एनोड में होता है ग्रेफाइट, एनोड में होता है। इसका ल्यूब्रिकेंट में भी यूज होता है। तो क्वेश्चन है कि ड्राई सेल का एनोड क्या होता है? ड्राई सेल का एनोड जो होता है वो ग्रेफाइट ही होता है, तो एनोड होता है, ग्रेफाइट होता है। उसके तो फुलेरीन, जिसको C60 कहा जाता है, क्योंकि इसमें 60 कार्बन होता है, 60 कार्बन एटम होने के कारण जो है इसको फुलेरीन कहते हैं। इसका खोज कौन किया था? बकमिस्टर फुलेरीन किए थे। इसका बकमिस्टर फुलर एक साइंटिस्ट थे, बकमिस्टर फुलेरीन, इसीलिए इसको जो है फुलेरीन कहा जाने लगा है। इसके बकमिस्टर फुलर खोज किए थे। इसका फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर होने के कारण इसको बक्की बॉल भी कहा जाता है, बक्की बॉल। ग्रेफाइट को जो है हीलियम के प्रेजेंस में, ग्रेफाइट को हीलियम के प्रेजेंस में गर्म करने से बनता है फुलेरीन, हीलियम के प्रेजेंस में गर्म करने से। इसमें एक बनता है K3C60, ठीक है। ये क्या होता है कि सुपर कंडक्टर होता है, 18 डिग्री सेल्सियस पर जो है यहाँ पे सुपर कंडक्टर होता है। यहाँ पे क्या हो गया? तो पोटेशियम, इसको फुलेरीन पोटेशियम कहा जाता है। फुलेरीन पोटेशियम जो होता है उसके साथ जो है सुपर कंडक्टर बनता है, 18 डिग्री सेल्सियस पर सुपर कंडक्टर। तो क्वेश्चन आएगा, मैं सबसे पहले आएगा फुलेरीन का। फुलेरीन में कितना कार्बन आइटम? तो C60 लिखा जाता है फुलेरीन को। इसका सुपर कंडक्टिंग कंपाउंड कौन है? तो K3 और C60 जो है 360, ये जो है सुपर कंडक्टर हो गया। उसका एमॉर्फस वाला में आता है चारकोल। चारकोल कब बनता है? लकड़ी ले लीजिए या फिर कोयला लीजिए, उसको बहुत कम हवा, एकदम लिमिटेड हवा दीजिएगा तो वहाँ पे चारकोल बन जाता है। चारकोल को हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल भी कहते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज होता है कार्बन, इसमें काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में होता है चारकोल में। इसका यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में, इंडस्ट्री में फ्यूल के रूप में यूज होता है। या फिर डिकलराइजिंग एजेंट, मतलब कहीं कलर हटाना हो, किसी भी शुगर सोल्यूशन से कलर हटाना हो, चारकोल का यूज है। चारकोल जो होता है फेस वॉश आने लगा है, मतलब कहा जाता है कलर हटाना है, यानी कि जब गंदगी वाला कलर उसको हटाएगा, तो इसको डिकलराइजिंग एजेंट में भी यूज होने लगा। तो डिकलराइजिंग एजेंट कौन होता है? डिकलराइजिंग एजेंट एक्टिवेटेड चारकोल ही होता है। बहुत बढ़िया है, कोई उच्च क्वालिटी का कोयला लीजिए और उसको जो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कीजिए। उसका डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कीजिएगा तो उससे हम लोग क्या बन जाएगा? कोक बनता है। कोक में जो 85 से 90% कार्बन होता है, 85 से 90% कार्बन, इसको जो है एक गुड फ्यूल कहते हैं। कोक को जो है गुड फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है? बल्कि नाक के बराबर हवा दीजिए, उसमें कोयला लीजिए, उसको नाक के बराबर हवा दीजिए, जो है कोक बन जाता है। तो कार्बन के अमाउंट इसमें याद रखना, 85 से 90% इसमें कार्बन होता है। इसमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता क्या है उसको समझ लेते हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ को गर्म कीजिए बहुत ही लिमिटेड एयर देकर, उसी को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते हैं। कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन की तरह ये भी कलरलेस, ओडरलेस और टेस्टलेस होता है, ठीक है। ये बिल्कुल थोड़ा सा सॉल्युबल होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वाटर में जो है स्लाइटली सॉल्युबल होता है। ये जो है इनकम्प्लीट, अभी देखे थे जो नहीं अंगीठी जलाने से निकलता है, यही निकलता है, इसके इनकम्प्लीट कंबसन होने से निकलता है। जब भी कंबसन जो है इनकम्प्लीट होता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। रिएक्शन देख सकते हैं, दो कार्बन ऑक्साइड में से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये बहुत ज़्यादा विषैला गैस होता है, बहुत ज़्यादा विषैला गैस होता है। ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसके बाद देखें तो ये जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है।
ये जो काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है। ये CO जो है हम लोग के हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन मिला जाता है। इसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बंद हो जाता है और डेथ हो जाता है। तो अब ठंडा के दिन में देखने को मिलता है कोई अंगीठी जला के सोया था रात में, या फिर मैक्सो जला के सोने से भी क्या होता है कि आदमी धीरे मर जाता है। तो इसमें से यही निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं। तो इसको रिड्यूसिंग एजेंट है, क्वेश्चन में एग्जाम में आ सकता है। रिड्यूसिंग एजेंट है, पॉइजनस गैस इसको कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वही इनकम्प्लीट रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंप्लीट होता है कंबसन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और ऑक्सीजन इनसफिशिएंट होगा तो मोनोऑक्साइड बनता है। इसको लेबोरेटरी में बनाना है दो ही तरीके से, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको संगमरमर कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसी से बनाना है। एक बार डाइल्यूट HCl से बन सकता है, या फिर इसी को सिर्फ गर्म करेंगे उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यानी मार्बल को एसिड से मिलाइए, फिर मार्बल को ऐसे ही गर्म कीजिएगा तो जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ये भी जो है कलरलेस, टेस्टलेस, और ये जो है विषैला नहीं होता है, ये होता है नॉन पॉइजनस होता है। नॉन पॉइजनस मतलब ये भी पानी में थोड़ा बहुत घुल जाता है। इसका लेकिन प्रेशर बढ़ाने से जो इसका सोल्यूबिलिटी जो है वो भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी जो है वो बढ़ता है। इसको सोडा वाटर जो बनता है, सोडा वाटर में जो इसी का यूज होता है। सोडा वाटर में इसी का यूज होता है। क्या बोलते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा वाटर में सोडा वाटर में इसी का यूज होता है। पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बोनिक एसिड इसी को कहते हैं, पानी के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्वेश्चन बन लिया सकता है कि सोडा वाटर में कौन, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। जो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था, कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। देखिए वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला नहीं है, लेकिन जब काफ़ी ज़्यादा कोई चीज़ जलता है, या फिर जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा जलाया जाता है, तो उससे क्या होता है कि CO2 जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका जो है ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है कहते हैं इसको। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होने लगता है। तो हम लोग क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस जिम्मेदार है, वो CO2 ही जिम्मेदार होगा। सीमेंट इंडस्ट्री से क्या बढ़ाता है, सीमेंट इंडस्ट्री से यूज़ करने के कारण जो है CO2 लेवल जो है बढ़ जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री के कारण ही है बढ़ता है। उसके बाद हम लोग हैं ड्राई आइस के बारे में। 0 डिग्री सेल्सियस और 40 ATM प्रेशर पर, 0 डिग्री सेल्सियस और 40 ATM प्रेशर पर CO2 जो है गैस में बदल जाता है। इसको लिक्विड CO2 कहते हैं। लिक्विड CO2 में बदलता है, लिक्विड CO2 में बदलता है। और उसी को जब वेपर बनाइएगा तो वही जो पार्शियली थोड़ा जम के वाइट सॉलिड बन जाता है। और उसी वाइट सॉलिड को जो ड्राई आइस कहता है, ड्राई आइस कहता है। यानी कि ड्राई आइस जो है क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस को बनने के बिना लिक्विड बने ही हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस जो है CO2 से ही बनता है। ड्राई आइस किससे बनेगा, तो ना फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है केमिकल नेचर कैसा होता है, ड्राई आइस का केमिकल नेचर कैसा होता है। तो सॉलिड CO2 जो है वही बन जाता है सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू ड्राई आइस, मतलब कि ड्राई आइस बन जाता है। हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन है कार्बन कौन सा ग्रुप में, 14वां ग्रुप में, पीरियड दूसरा का है। कार्बन के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है। प्रकृति में कार्बन जो मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, कार्बन जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। कार्बन जो पाया जाता है। ये जो नॉन मेटल है, इसमें 6 गो प्रोटॉन, 6 गो न्यूट्रॉन, 6 गो इलेक्ट्रॉन, सही बात है। इसका एटॉमिक नंबर 6 को होता है। कि ये सभी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सबका एकदम अनिवार्य उसमें होगा, इसलिए अलग से इसका डिपार्टमेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कौन कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, तो कार्बन 14C जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। रेडियो एक्टिव से कार्बन 14C जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आपस में एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनेगा होता है इसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहा जाता है। सही बात है, आपस में बॉन्ड बनेगा कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन में होता है। ये बात गलत है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो आपस में बनाने वाले कहते हैं, सिर्फ कार्बन में नहीं होता है। तो हाइड्रोजन के साथ सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड बनाता है वो कार्बन में बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन जो भाई हो गया, CH ऐसा दोनों अपने भाई बन के बहुत से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। कह रहा है कि वह गुण जिसके कारण एक ही एलिमेंट कई रूप में पाया जाता है उसको एलोट्रोप कहते हैं। ऐसे एक ही एलिमेंट कई रूप में पाया जाता है। कौन कार्बन का एलोट्रोप है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब जो क्रिस्टलाइन वाला है, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये सब है। कह रहा है एक ही तत्व के विभिन्न एलोट्रोप के रासायनिक गुण अलग होते हैं। रासायनिक गुण सेम होते हैं, फिजिकल गुण जो है अलग होते हैं। दोनों उल्टा लिखा हुआ है। कह रहा है कौन सा एक कार्बन का क्रिस्टलाइन रूप है, तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। कोयला, अच्छा नहीं है तो कोयला जो है वो एमॉर्फस है। कोयला, चारकोल, कोक, काजल ये सब जो होता है वो एमॉर्फस वाला में आता है। इसमें किसमें कार्बन नहीं है, तो क्वार्ट्ज में जो सिलिका ऑक्साइड होता है, इसे क्वार्ट्ज कहा जाता है।
इससे हीरे के बारे में कहना कौन सा सही नहीं है। इसे प्रकाश प्रभावित करने की योग्यता के कारण गहनों में रत्नों की तरफ प्रयोग किया जाता है। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा चमकता है, ये बात सही करा। इसमें कह रहा है कि विद्युत का सुचालक यानी गुड कंडक्टर होता है, बिल्कुल गलत बात है। नॉन मेटल होता है, बैड कंडक्टर होता है। कह रहे इसे कांच यानी ग्लास, संगमरमर पत्थर और अन्य हाथ पदार्थ को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना हार्ड होता है कि इसे को काटने के लिए यूज किया जाता है, बात सही है। इसे सैलों के वेदन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ओ यहाँ पे देखिए कैसे लिख रहा है इसको। रॉक्स को ड्रिलिंग के लिए, रॉक्स में ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, रॉक्स में ड्रिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कौन सा एक जो एलिमेंट, कौन एक एलिमेंट है? हीरा। हीरा जो है कार्बन है, इसलिए एलिमेंट है। ये सब जो है कंपाउंड है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो है हीरा। हीरा जो सबसे शुद्ध रूप है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप जो है हीरा ही है। हीरा के गुणों के बारे में कौन सा एक गलत है? कह रहा है हीरा सबसे हार्ड पदार्थ है जो कांच को, ग्लास को आसानी से काट सकता है, सही बात है। हीरा का डेंसिटी 3.5 है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417 होता है, ये बात भी सही है। 3.5 2.4। यह अक्रियशील यानी कि रिएक्टिव होता है तथा किसी भी रासायनिक घोल में नहीं, किसी भी केमिकल घोल में जो है नहीं घुलता है, ये बात भी सही है। तापर एक्सरे जो है हीरा को पार नहीं कर पाता है, गलत है। याद रखना, एक्सरे हीरा को पार कर जाता है, एक्सरे हीरा को पार कर जाता है। कह रहा है ग्रेफाइट के बारे में कौन सा गलत है? कह रहा है ये काले रंग का है, क्रिस्टलाइन होता है, ये बात सही है। कह रहा है यह ऊष्मा यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये बात भी सही है। नॉन मेटल होते हुए भी होता है। तो बहुत ही हार्ड, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। इसका लेयर जो होता है एकदम फिसल जाता है, इसी का। इससे कागज़ पर लगाने से काला निशान पड़ता है, इस कारण इसका उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है, ये बात भी सही है। ड्राई सेल के एनोड पे होता है ग्रेफाइट, एनोड पे ड्राई सेल के ग्रेफाइट होता है। कौन सा अच्छा इसमें से लुब्रिकेंट है? लुब्रिकेंट बोल रहा है सबसे अच्छा कौन अच्छा लुब्रिकेंट? ग्रेफाइट का पाउडर होता है, अच्छा लुब्रिकेंट होता है। कह रहा है हीरा को उच्च ताप पर टेम्परेचर करने पर CO2 निकलता है, नहीं भाई, CO2 जो है कैल्शियम कार्बोनेट से ही निकलता है। कह रहा है ग्रेफाइट को भी उच्च करने पर CO2, ये सब दोनों के दोनों बात गलत है। कह रहा है कच्ची चीनी को कलरलेस करने के लिए पीढ़ी को क्या कहता है? तो इसको हम लोग एक्टिवेटेड चारकोल से जो डिकलराइजिंग करते हैं उसको एक्टिवेटेड चारकोल से, या फिर एनिमल चारकोल कहते कहिए, उसे डिकलराइजिंग किया जाता है। यानी एक्टिवेटेड चारकोल को ही एनिमल चारकोल कहते हैं। नहीं कहते हैं चीनी को जो पॉलिश किया जाता है। कह रहा हीरे का जो आभूषण के रूप में यूज किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है? उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि कैसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, उसी प्रकार से चमकेगा, उसी प्रकार से उसको डिसाइड किया जाता है कि ये मतलब कि इसको ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जाएगा या नहीं। कार्बोरेंडम किसका केमिकल है? मतलब सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है इसी को हम लोग कार्बोरेंडम या फिर आर्टिफिशियल डायमंड भी कहते हैं, आर्टिफिशियल डायमंड भी इसी को कहते हैं। हवा की अनुपस्थिति में हीरा का 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? ग्रेफाइट। वहाँ से हवा को गायब कर दीजिए, कि हवा को जो है गायब कर दीजिए, और हीरा को 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर उसमें से ग्रेफाइट निकल जाएगा। हीरा से ग्रेफाइट कौन बनाएगा बेवकूफ़? ग्रेफाइट के जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल लैटिस होता है, हेक्सागोनल लैटिस होता है। जैसे हीरा का रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। कह रहा है कि लाल तपता हुआ कोक पर जब जल का भाप प्रवाहित करने पर जल जो है गैस बन जाता है, ये बात तो सही है। हम लोग शुरुआती में देखे थे कोक पर जो है भाप बनने से वहाँ से जो है हाइड्रोजन गैस निकल रहा था। कह रहा है कि लाल तपते हुए कार्बन पर CO2 गैस प्रवाहित करने पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। देखिए लाल तपते हुए कार्बन पर ही यहाँ पर CO2 गैस जा रहा है, जल का भाप जा रहा था तो हाइड्रोजन बन रहा था, CO2 जाएगा तो वहाँ पर जो है मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कल इसमें ऐसे कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कौन गलत है? तो कलरलेस ओडरलेस होता है और विषैला गैस होता है, ये बात सही है। हवा में हल्की नीली ज्वाला के साथ जलती है, हल्का सा नीला, ये बात सही है। और CO2 गैस प्रदान करता है, ये बात सही है। कह रहा है ये दहनशील यानी कि जलने वाला नहीं है, तो ये बिल्कुल जलता है भाई, इनकम्प्लीट कंबशन कराता है, दहनशील है। कह रहा है जो कम्बसिबल नहीं है, तो कम्बसिबल तो ही नहीं है ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन करके कार्बोनिल क्लोराइड या फिर पॉजिटिव बना देता है। कह रहा है नीला ज्वाला के साथ जलने वाला कौन आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से नीला एकदम ज्वाला निकलता है, देखे थे ने ब्लू फ्लेम निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनस होता है इसमें किसको मेन प्रभावित करता है? ये ऑक्सीजन के फ्लो को रोक देता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन को बहने से रोक देता है, आदमी को मुआ देता है। स्किप करना। कह रहा है कौन सा पॉल्यूटेंट जो है ऑक्सीजन के से ज़्यादा जल्दी जो है ब्लड में मिल जाता है, हेमोग्लोबिन में मिलता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कह रहा है कौन सा एक सही नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो विषैला होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना है हम लोग के एटमॉस्फेयर में? मात्र 0.03।
याद रखना होगा, सब वैसे कन्फ्यूजिंग है। 0.03%, 0.03% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड। वाटर जल से जो रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोनिक एसिड बनाता है। आग बुझाने में कौन सा गैस यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है। अरे किसके उपस्थिति के कारण चूने का पानी हवा में रखने पर दूधिया होता है? चूने का पानी हवा में रखने पर दूधिया, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है चूने का पानी हवा में रखने पर दूधिया हो जाता है। सोडा वाटर, बियर और जितने भी पीने वाला पेय होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर पर कौन सा गैस खुला होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही बहुत ज़्यादा, सोडा वाटर इस सब में घुला हुआ रहता है। लेबोरेटरी में ऑक्जेलिक एसिड और H2SO4 का रिएक्शन पर कार्बन मोनोऑक्साइड। मेरा मन ये पुकारे आजा, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्जेलिक एसिड H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड H2SO4 मोनोऑक्साइड। CO2 sp3, CO2 sp3, CO2 का हाइब्रिडाइजेशन sp3। कार्बन सब ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला C3O2। कार्बन का सब ऑक्साइड 32, कार्बन सब ऑक्साइड 32 C3O2। कि इसमें से कौन सी गैस पानी में घुलकर एसिडिक विलयन बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप, नैनो में ग्राफ बन गया है, तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कौन सा कहते हैं ग्रेफाइट के संबंध में सही नहीं है? तो कह रहा है इसकी अति निम्न तापीय स्थिरता और निम्न वैद्युत और तापीय चालकता है। इसका मतलब गलत बताना है, तो ये तो क्रिस्टलाइन तो होता है। इसका कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लो इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होता है। कह रहा है बहुत कम उसका थर्मल स्टेबिलिटी होता है, बहुत ही लो उसका इलेक्ट्रिकल और थर्मल होता है कंडक्टिविटी। नहीं, वहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी को तो पास करता ही है, तो बिल्कुल गलत है। उसी को मैंने थोड़ा भाषा बदल दिया है बैड कंडक्टर लिखने का, ये गलत दिया हुआ है। ग्रेफाइट जो मेटामॉर्फिक रॉक से बनता है। सैम्पेन और सोडा में बुलबुला जो किस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है? यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो तो भूपृष्ठ का तापमान जो है वर्तमान से कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन हाउस गैस इसीलिए कहते हैं टेम्परेचर को बढ़ाता है, नहीं रहेगा तो वर्तमान से टेम्परेचर कम हो जाएगा। कौन सा एलिमेंट जो सोलर सेल में यूज होता है? सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वाले में यूज होता है, कंप्यूटर डिवाइस में यूज होता है, सोलर सेल में भी जो है सिलिकॉन यूज होता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? कैल्शियम सिलिकेट से, कैल्शियम सिलिकेट से क्वार्ट्ज बनता है, कैल्शियम सिलिकेट। देखिए क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, लेकिन पूछे किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। सिलिकेट के कैल्शियम वाले से बनता है। सिलिकेट क्या होता है? वो SiO के नीचे 4 ऊपर 4 होता है, उसी को कहते हैं। प्रकृति में जो क्रिस्टल सिलिका या फिर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का ये फिर क्रिस्टल सिलिका का ये दोनों बात सेम ही है। किस रूप में पाया जाता है? क्वार्ट्ज, ट्राइडाइमाइट, क्रिस्टोबेलाइट, तीनों रूप में पाया जाता है। क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट इसका नाम है क्रिस्टलीय सिलिका था, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडाइमाइट तीनों में पाया जाता है। कौन सा एक जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप नहीं है? तो किसेल गुड नहीं है। अभी देखिए क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट, ट्राइडाइमाइट तो किसेल गुड नहीं होता है। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के अथवा चूर्ण के रूप में औषधि के बोतलों में अक्सर पाई जाती है। इसका सिलिका जेल का क्या कहता है? जैसे देखते हैं नया नया जूता या फिर बोतलों को खरीदते हैं तो उसमें सिलिका जेल जो रहता है उसमें वो जो नमी को सोखता है, वो जो उसका क्या होता है नमी को सोख लेना है, उससे कुछ ख़राब इफेक्ट नहीं हो, माने कि जंग उंग नहीं लगे या फिर जूता महक नहीं लगे, उसको सोखने के लिए जो सिलिका जेल डाला जाता है उसमें। कह रहा है इसमें से कौन सा गलत है? इसमें मैं सही वाला देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है सिलिका होता है SiO2 जिसको कहते हैं, प्रकृति में क्वार्ट्ज खनिज के रूप में पाया जाता है, क्वार्ट्ज के खनिज के रूप में पाया जाता है, प्रकृति डायरेक्ट मिल जाता है क्वार्ट्ज के रूप में, सही बात है। उसी को चूर्ण बना दीजिएगा तो बालू या रेत कहलाता है, ये दोनों बात सही है। कह रहा है वायु का मुख्य संगठक कौन सा है? तो नाइट्रोजन का क्वेश्चन रहेगा, नाइट्रोजन को पढ़ेंगे तो देखेंगे।